स्टूडेंट्स, आज हम लेखांकन समीकरण का उदाहरण प्रश्न नंबर 4 समझेंगे। इस प्रश्न में सबसे पहले तो लेखांकन समीकरण बनाने के लिए पहली कंडीशन दी है 18,750 और 6,200 रुपये का माल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। दूसरे नंबर पे 500 रुपये किराए के नगद दिए। तीसरे नंबर पे 7,500 रुपये का माल नगद खरीदा और 11,000 रुपये का माल उधार खरीदा। चौथे नंबर पे दिया है 12,500 रुपये लागत का माल 25% लाभ पर बेचा और जिसमें से 6,875 रुपये नगद प्राप्त हुए, मतलब कि कुछ अमाउंट उधार भी है। और पांचवें नंबर पे निजी उपयोग के लिए 5,000 रुपये की लूना खरीदी। अभी इसी प्रश्न के लिए आपको लेखांकन समीकरण बनाना है। तो लेखांकन समीकरण में सबसे पहले संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष दोनों का योग इक्वल दिखाने के लिए आपको लेखांकन समीकरण तैयार करना पड़ता है। तो लेखांकन समीकरण में पहला व्यवहार जो दिया है, व्यापार प्रारंभ किया है आपने 18,750 रुपये और 6,250 रुपये से आपने 6,250 रुपये का माल लगाकर आपने व्यापार प्रारंभ किया। तो व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार में रोकड़ नाम की संपत्ति आ चुकी है 18,750 और माल हो चुका है 6,250। इन दोनों का योग हो चुका है पूंजी। तो अर्थात व्यापार में सबसे बड़ा दायित्व पूंजी के रूप में 25,000 रुपये का दायित्व निर्माण हो गया। दोनों का योग करके पूंजी की रकम आप लिखेंगे। तो संपत्ति में रोकड़ हो गया 18,750, माल हो गया है 6,250 और दायित्व में पूंजी हो गई है 25,000 रुपया। दूसरे नंबर पर का व्यवहार था किराया दिया। किराया अगर देते हो तो रोकड़ जाएगी, रोकड़ घटेगी और जो भी व्यय अगर हम चुकाते हैं तो पूंजी भी उतनी ही मात्रा से कम हो जाएगी और इसीलिए रोकड़ में कमी हो जाएगी 500 रुपये की, पूंजी में भी कमी हो जाएगी 500 रुपये की और आपके पास की रोकड़ बचेगी 18,250 रुपया, पूंजी बचेगी 25,000 में से 500 घटाने के बाद 24,500 रुपये। इस प्रकार के दूसरे व्यवहार का प्रभाव पड़ा। तीसरे नंबर पे है माल खरीदा करके बोला गया है। तो माल यहाँ पे 7,500 रुपये का माल नगद खरीद रहे हो और 11,000 रुपये का माल उधार क्रय किया करके बोला गया है, मतलब कि 11,000 रुपये का माल उधार खरीदा। माल चाहे उधार खरीदो या नगद खरीदो माल के रूप में, तो टोटल माल आपके पास आ चुका है 7,500 और 11,000, मतलब कि 18,500 रुपये का। 18,500 रुपये आप यहाँ पे माल में लिखेंगे और इसमें से 7,500 रुपये का माल उधार खरीदा था। माल उधार खरीदते हो तो रोकड़ नहीं, 7,500 रुपये का माल आपने नगद खरीदा था, तो 7,500 रुपये का माल नगद खरीदने के कारण रोकड़ आपके पास से जाएगी और 11,000 रुपये का माल आपने उधार खरीदा था। माल अगर आप उधार खरीदते हो तो आपका लेनदार बढ़ेगा और इसलिए लेनदार नाम का एक दायित्व निर्माण हो जाएगा। तो पूंजी के बाजू में लेनदार नाम का कॉलम आप तैयार करोगे और उसमें 11,000 रुपये लिखोगे। तो इस प्रकार का ये तीसरे व्यवहार का प्रभाव पड़ा। नगद माल खरीदा जो था वो 7,500 रुपये रोकड़ में से कम हो गए। कुल माल के कॉलम में जोड़ना है और उधार माल जो खरीदा था वह लेनदार के रूप में दायित्व में लिखना है। फिर उसके बाद चौथे नंबर का व्यवहार है। चौथे नंबर में बताया गया है कि 12,500 रुपये की लागत का माल 25% लाभ पर बेचा और इसमें से 6,875 रुपये नगद प्राप्त हुए। तो 12,500 रुपये की लागत का माल आप बेच रहे हो, इसलिए 12,500 रुपया माल में से कम करना है क्योंकि यह माल आप बेच रहे हो, मतलब कि माल जाएगा। तो 12,500 रुपये का माल बेचने के लिए आप यहाँ पे माइनस करोगे माल में से, माल के कॉलम में से, और पहले लाभ निकालोगे कि 12,500 पर आपको 25% के रूप में कितना लाभ लेना है। तो 12,500 रुपये पर अगर लाभ की गणना करते हो तो 12,500 का 25% बराबर हो जाता है 3,125 रुपया। यह हो गया लाभ। तो लाभ आपको जो लेना है वो 3,500 रुपये। लाभ अगर आपको होता है तो पूंजी आपकी बढ़ती है, इसलिए लाभ की रकम 3,125 रुपया पूंजी कॉलम में जुड़ेगी। तो पूंजी के कॉलम में 3,125 रुपया जोड़ना है। और फिर आपका विक्रय मूल्य देखेंगे। माल का विक्रय मूल्य कितना, 12,500 रुपये की लागत का माल है, 3,125 रुपया लाभ ले रहे हो, मतलब कि कुल माल का विक्रय मूल्य हो चुका है 15,625 रुपया। इनमें से आप नगद मिलेगा आपको 6,875 रुपया। तो जो 6,875 आपको नगद मिलने वाला है वह रोकड़ में प्लस होगा। रोकड़ में आपको इसको जोड़ना है 6,875 और उधार कितना रखना है उस पर आपको ध्यान देंगे। तो 15,625 रुपये का कुल माल आपने बेचा है लाभ के सहित, उसमें से 6,875 रुपये आपको नगद प्राप्त हो रहा है। घटाने के बाद 15,625 में से 6,875 अगर घटाते हो तो 8,700
50 रुपया जो मिलेगा वह है उधार विक्रय। अगर माल उधार बेचते हो तो आपका देनदार निर्माण हो जाता है, अर्थात ये भविष्य में आपको रकम मिलेगी, अभी वर्तमान में आपको ये रकम प्राप्त नहीं हुई है, तो देनदार नाम की संपत्ति बनेगी और देनदार का कॉलम आप तैयार करोगे और देनदार के कॉलम में 8,750 रुपया लिखोगे। तो इस प्रकार से चौथे नंबर के व्यवहार का प्रभाव पड़ा। रोकड़ में 6,875 रुपया जुड़ जाएंगे। माल में से आपने जो माल बेचा है 12,500 रुपए की लागत का, वह माल घटेगा। 8,750 रुपए का देनदार निर्माण होगा क्योंकि ये उधार माल आपने बेचा है और 3,125 रुपए आपको लाभ होगा जो पूंजी में जुड़ेगा, ऐड करोगे। तो इस प्रकार से ये चौथे नंबर का प्रभाव हुआ। चौथे नंबर के प्रभाव के बाद रोकड़ हुई है 17,625, माल आपके पास बचा है 12,250, देनदार आपने निर्माण कर दिया है 8,750 रुपया, पूंजी आपके पास की हो चुकी है 27,625 और लेनदार हो चुका था तीसरे व्यवहार के बाद 11,000 रुपए का। तो इस प्रकार के चौथे नंबर के प्रभाव के बाद वाला समीकरण है। फिर पांचवें नंबर का व्यवहार जो दिया था, निजी उपयोग के लिए 5,000 रुपए की लूना खरीदी। निजी उपयोग के लिए अगर कुछ भी खरीदा जाता है तो उसे आहरण कहते हैं, इसलिए निजी उपयोग को हम आहरण करके नाम देंगे व्यवहार में। और जो भी आहरण होता है तो उससे अगर रोकड़ का आहरण है तो रोकड़ कम होगी, माल का आहरण रहेगा तो माल घटेगा। तो रोकड़ का आहरण है, लूना खरीदी मतलब कि रोकड़ आपने दी है, इसलिए 5,000 रुपया रोकड़ में से घटेगा और यही आहरण करने से पूंजी भी कम हो जाती है, इसलिए पूंजी में से भी घटेगा 5,000 रुपया। और इस प्रकार से अभी आपके पास की रोकड़ है 12,625, माल है 12,250, देनदार है 8,750, पूंजी है 22,625 और लेनदार है 11,000 रुपया। इस प्रकार से रोकड़, माल, देनदार ये तीन संपत्तियों का योग करना है और दायित्व 2 निर्माण हो चुके हैं, 22,625 की पूंजी और लेनदार है 11,000 रुपया। तो संपत्ति बराबर दायित्व करने के लिए आपको 12,625 प्लस 12,250 प्लस 8,750 बराबर हो जाएगा 33,625। और उधर दायित्व पक्ष में पूंजी प्लस लेनदार करने से पूंजी है 22,625 और लेनदार है 11,000, इनको जोड़ने से अमाउंट मिलेगी 33,625 और इसीलिए संपत्तियां बराबर दायित्व, ये समीकरण सिद्ध होगा। दोनों पक्षों का योग समान आएगा। इस प्रकार से संपत्तियां दायित्व की टोटल समान हो चुकी है, लेखांकन समीकरण सिद्ध हो चुका है। समझ में आ गया होगा, तो इसे अच्छी तरह से समझना है और जो कुछ डाउट होंगे पूछ लेना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।